हाय फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रीडम में। आज हम भारतीय मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत कालीन का जो शासन व्यवस्था थी वो मुस्लिम शासकों के आने के मुस्लिम शासक जब बने थे उसी समय ये प्रारंभ हुई थी। तो बात ये आती है दिल्ली सल्तनत में, मतलब मध्यकालीन भारत से पहले अगर हम थोड़े प्राचीन भारत की बात करते हैं तो उस समय जो शासन व्यवस्था थी वो अलग तरीके की थी। लेकिन जब इस मुस्लिम वंश आए, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी के बाद गुलाम वंश की स्थापना हो जाती है। जब गुलाम वंश की भारत में स्थापना हो जाती है उसके बाद में अगला शासक इल्तुतमिश बनता है, जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखने के लिए कुछ नए पदों के बारे में बनाता है और उन पदों को आगे चलता रहता है। फिर आगे आगे जो शासक बनते हैं वो नए नए पद बनाते रहते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है, देखिएगा दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था, वो सुल्तान यानी शासक होता था। कौन होता था? शासक होता था। दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन का मुखिया, मतलब केंद्र बिंदु, जो भी जैसे प्रेजेंट टाइम में जो हमारी देश की जो गवर्नमेंट है और हमारे देश का जो केंद्र बिंदु है वो केंद्र दिल्ली को बोला जाता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। उसी हिसाब से दिल्ली सल्तनत में जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया या हेड व्यक्ति जो था, मुख्य मेन व्यक्ति कैंडिडेट जो था, वो कौन था? सुल्तान था, जिसे हम शासक बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सल्तनत काल में मंत्री परिषद जो होती थी उसे मजलिस एक खलवत के नाम से जाना जाता था। जो मंत्री परिषद होती थी, जो अमीर वर्ग होते थे जिन्हें अलग अलग काम सौंपा जाता था, उन्हें मंत्री परिषद बोले जाते थे। तो उसे मजलिस एक खलवत के नाम से जाना जाता था। मजलिस एक खलवत, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत आज ही हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट टाइम में, जिसमें अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। दोनों को एक कर दिया गया, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव पर को। इसी हिसाब से इससे पहले हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 थी। ठीक है। तो उस समय क्या था, जो शासन व्यवस्था होती थी, मतलब जो राज्य होता था, उसे कई प्रांतों में, सूबों में बांट दिया जाता था, जिन्हें हम एकता या सूबा कहते थे। एकता या सूबा कहा जाता था। ठीक है। एकता का शासन नायब या बली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। मतलब एक क्षेत्र में, मतलब एक सूबा में एक इक्तेदार होता था, जिसे मुक्ति भी कहा जाता था, जिसे बली भी कहा जाता था। एक क्षेत्र में, एक सूबा या एकता में एक इक्तेदार होता था, जिसे नायब या बली या मुक्ति कहा जाता था। ठीक है। प्रांत कई एकता जो होते थे वो जिलों में बटे होते थे। जो एकता जो होते थे वो कई जिलों में बटे होते थे, जिन्हें जिलों को सिख कहा जाता था। जिनका मुखिया जो होता था, जिसका मालिक जो होता था सिख, उसे हम सिखदार बोलते थे। क्या बोलते थे? सिखदार बोलते थे। 100 गांवों को देखरेख करने के लिए एक अमीर ए सदा नाम का अधिकारी होता था। मतलब जो गांवों को मिलाकर, बहुत से गांवों को मिलाकर एक अमीर ए सदा नाम का अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो उसके अंतर्गत कम से कम 100 गांव आते थे। अगर ज़्यादा बड़े गांव हैं तो कम भी कर दिए जाते थे। प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो थी शासन की, वो क्या थी? गाँव थी। हमारे मध्यकालीन भारत में भी थी, आज भी हमारे यहाँ शासन की सबसे छोटी इकाई गाँव है, और प्राचीन भारत में भी सबसे छोटी इकाई क्या थी? गाँव थी। इस काल में लगान की मिश्रित प्रणाली मुक्तई थी। मतलब जो लगान लिया जाता था उसे मुक्तई प्रणाली कहा जाता था।
तथा भूमि की माप जोख के आधार पर जो लगान लिया जाता था, मतलब जो भूमि माप ली जाती थी, नाप ली जाती तो उसके क्षेत्रफल के आधार पर, और वहाँ पर जो कृषि की जाती थी उस कृषि के आधार पर, मतलब माप जोख के आधार पर, भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर जो लगान ली जाती थी उसे मसाहत कहा जाता था, उसे मसाहत कहा जाता था। मतलब सीधी सी बात है कि जो ज़मीन की नाप तौल कर लें, माप जोख कर लें और उसके क्षेत्रफल के आधार पर, ज़मीन के क्षेत्रफल के आधार पर क्या किया जाए कि वहाँ पर उस पर लगान लिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मसाहत कहा जाता था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था, खालसा भूमि कहा जाता था। मतलब केंद्र के नियंत्रण में, केंद्र जो दिल्ली की जो केंद्र होता था, मुख्य सत्ता होती थी, उसके नियंत्रण में जो भूमि होती थी उसे हम खालसा भूमि कहते थे, कहा जाता था। जैसे आपने इसके अंतर्गत, खालसा भूमि के अंतर्गत आता है, जैसे आपने सुना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो शासक बना था तो उसने क्या किया था कि उसके अंतर्गत, मतलब केंद्र के अंतर्गत में जितनी भी भूमि आती थी, जो दान में दी गई भूमि थी, जो दान में दी गई भूमि थी, उसने क्या किया था, उस सब भूमि को वापस ले लिया, मतलब छीन लिया था और उसे खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। तो बताया जाता है कि केंद्र के नियंत्रण में जितनी भी प्रॉपर्टी, जमीन आती थी वो सब किसके अंतर्गत आती, खालसा भूमि के अंतर्गत आती थी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सल्तनत काल में कानून शरीयत कुरान हदीस के पर आधारित था। मतलब दिल्ली सल्तनत काल में जो भी शासन चलता था वो कुरान के बेस पर चलता था, शरीयत के बेस पर चलता था और हदीस के बेस पर चलता था। कुरान, शरीयत और हदीस के बेस पर के आधार पर जो उस समय शासन चलता था। ठीक है, शासन चलता था। अब हम दिल्ली सल्तनत काल की कुछ सैन्य व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो क्या था, 10 अश्वारोही, मतलब 10 घुड़सवार जो होते थे उनके ऊपर 10 घुड़सवारों को मिलकर के एक सरखेल बनता था। मतलब एक पद का नाम होता है। जैसे प्रेजेंट टाइम हमारी सेना में 10 से लेकर के 13 आदमी के नीचे, यानी 13 आदमी तक जो जवान होते हैं, 10 से लेकर के 13 जवान तक होते हैं, उनके बीच में उनका एक मालिक जो होता है उसे हम प्लाटून कमांडर बोलते हैं, जिसे हवलदार बोला जाता है। उसी हिसाब से उस समय दिल्ली सल्तनत काल में जो सैन्य व्यवस्था थी उसी हिसाब थी कि 10 अश्वारोहों पर एक सरखेल बनता था। मतलब सरखेल का मतलब ये है कि 10 घुड़सवार जो सैनिक होते थे उनका जो हेड कमांडर जो होता था, जिसका नाम एक सरखेल, मतलब वो सरखेल बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सरखेल। ठीक है, 10 सरखेल जो होते थे, मतलब अब यहाँ पे 10 अश्वारोही मिलाकर क्या बना रहे हैं, एक सरखेल बना रहे हैं। अब 10 सरखेल मिलाकर के एक सिपाह सलार, सिपाह सलार का मतलब है कैप्टन, सिपाह सलार का मतलब सेनापति। 10 सरखेल मिलकर एक सिपाह सलार बनाते थे, सिपाह सलार बनाते थे। और 10 सिपाह सलार बनकर के एक अमीर बनाते थे। 10 सिपाह सलार बना कर के एक अमीर बनाते थे। इसके बाद हम 10 अमीर जो मिलकर के क्या बनता था, एक मलिक बनता था। 10 अमीर बनकर के बनते थे, उन्हें हम एक मलिक कहा जाता है। मतलब 10 अमीर जब मिल जाते थे तब एक मलिक बनता था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 10 मलिक जब मिल जाते थे तब एक खान बनता था। क्या बनता था, खान। तो ये दिल्ली सल्तनत काल की जो सैन्य व्यवस्था थी वो सब थी। सीधी सी बात हम बात करते हैं दोबारा। 10 अश्वारोही मिलकर एक सरखेल बनाते थे, 10 सरखेल मिलकर एक सिपाह सलार बनाते थे, 10 सिपाह सलार बनकर एक अमीर बनाते थे, 10 अमीर बनकर एक मलिक और बनाते थे, और 10 मलिक बनकर के एक खान बनाते थे। ठीक है, हम आगे की कुछ दिल्ली सल्तनत काल में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, उसके हम पदों की बात करते हैं। देखिएगा, मंत्री परिषद जो होती थी उसे मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। मतलब दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान के जो कार्य करने वाली जो मंत्री परिषद होती थी उसे मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजकीय कार्य करने वाले व्यक्ति को, मतलब जो सुल्तान के जो भी कार्य होते थे उन सभी कार्यों को देखने वाले व्यक्ति को बार ए आजम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजस्व विभाग के प्रमुख को वजीर कहा जाता था।
जिसे हम अपनी भाषा में प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं। खैर, लेकिन अपनी भाषा में अगर यहाँ की अगर प्रेजेंट टाइम की मौजूदा समय की बात करें तो ये एक फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा, वित्त मंत्री हो जाएगा। क्योंकि ये राजस्व जो कर जितना ही वसूला जाता था उसका प्रमुख होता था कौन? वजीर। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। जो भी उधार दिया जाता था वो पैसा, उसका हिसाब किताब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। कोषाध्यक्ष होता था जो खजाने का कोषाध्यक्ष होता था उसे खजीन कहा जाता था। सैन्य प्रमुख जो होता था उसे आरिज ए मुमल्लिक कहा जाता था। जो सेना का प्रमुख होता था उसे आरिज ए मुमल्लिक के नाम से, जो सैन्य प्रमुख होता था उसे आरिज ए मुमल्लिक के नाम से जाना जाता था। सुल्तान के बाद सर्वोच्च न्याय अधिकारी, मतलब मुख्य न्यायिक अधिकारी जो होता था उस समय वो सुल्तान ही होता था। लेकिन सुल्तान के बाद में जो मुख्य न्यायिक सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे काजी उल कज्जात के नाम से जाना जाता था। लेकिन आपको बता दें कि उस समय प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे इख्तों के और प्रत्येक सिख में एक काजी हुआ करता था। प्रत्येक सिख में मतलब प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक एकताओं में काजी हुआ करता था, वो काजी अलग होता था। लेकिन जो सुल्तान के बाद में जो सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था उसे काजी उल कज्जात के नाम से जाना जाता था। बरीद ए मुमल्लिक गुप्तचर विभाग के अधिकारी को कहा जाता है। बरीद ए मुमल्लिक जो गुप्तचर विभाग का अधिकारी होता था उसे कहा जाता था। वकील ए दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल रखने वाले को, मतलब वकील ए दर जो पद था वह सुल्तान की व्यक्तिगत जो उसकी पर्सनली जो सेवाएं होती हैं जैसे उनको देख रेख करने वाले को हम क्या कहते थे? वकील ए दर कहा जाता था। ठीक है। अन्य पद की बात करते हैं। दीवान ए खैरात, इसे हम दान विभाग बोलते हैं, इसकी स्थापना की। दीवान ए बंदगान, इसे दास विभाग कहा जाता है, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए इस्तेहाक, इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। पेंशन विभाग की स्थापना, ठीक है। दीवान ए इस्तेहाक मतलब पेंशन विभाग, इसकी स्थापना फिरोज शाह। दीवान ए मुस्त खराज, ये वित्त विभाग है, इसकी स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद दीवान ए कोही, इसकी स्थापना की थी, जो दीवान ए कोई जो था ये कृषि विभाग था, इसकी स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये तो जो हैं दिल्ली सल्तनत के पदों के बारे में जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इन पदों पर बैठकर व्यक्ति प्रशासन को संभालते थे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।